अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें पूछा हुआ है कमर्शियल इकोनॉमीज आर पार्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नन ऑफ दीज। तो जो कमर्शियल इकोनॉमीज है वो इंटरनल इकोनॉमीज का पार्ट होती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेकंड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज यूनिवर्सल लॉ। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो उसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट डज अप्लाई इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली इट अप्लाइज इन एग्रीकल्चर, इट इज हार्ड टू चेक, इट अप्लाइज इन इंडस्ट्री। तो इसका भी ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो तमाम की तमाम जो इकोनॉमी की सेक्टर्स है सब पर अप्लाई होता है। थर्ड, the concept of internal economies and external economies are given by, ये मार्शल ने दिया था। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है जो थर्ड क्वेश्चन। कॉमन मार्केट ऑफ सार्क कंट्रीज विल बी कॉल्ड, यानी कि जो हमारे पास ये सार्क है तो ये किसकी एग्जांपल है? ये रीजनल मार्केट की एग्जांपल है। तो जो फोर्थ है इसका सी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिफ्थ, the concept of perfect competition is introduced by एडम स्मिथ। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सिक्स है अंडर द मोनोपोली, ऑप्शन जीरो है ए आर इज इक्वल टू एम आर, ए ग्रेटर देन एम आर, ए लेस देन एम आर। तो जो मोनोपोली है उसमें ये हमारा ए आर कर्व होगा और ये एम आर होगा। हर आउटपुट के ऊपर ए आर हमेशा ग्रेटर होगा किससे? एम आर। ठीक हो गया। तो ये सिक्स जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट। सेवन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। जिस तरह के फिक्स कॉस्ट के फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के भी इस तरह बहुत से नाम हैं। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 8, an extreme point of IQ where production is possible, locus of such point is called ridgeline। जो 8 MCQs है उसका ए ऑप्शन करेक्ट। तो कैसे करेक्ट होगा जी? ये देखें, ये हमारा आइसो पॉइंट, जहां पर ये स्लोप वर्टिकल हो जाए और ये हॉरिजेंटल हो जाए, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, कॉन्वेक्स टू रीजन होता है और इसके बाद इसकी पॉजिटिव स्लोप होनी शुरू हो जाती है। तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये फिजिबल होता है। इसी तरह नेक्स्ट आई क्यू, तो ये सपोज डेट ये रीजन इसके फिजिबल, इन फिजिबल रीजन्स को एक लाइन के जरिए हम मिला देते हैं। जो ये एक्सट्रीम लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? रिज लाइन कहलाती है। ठीक हो गया। तो एमसीक्यूज में यही पूछा गया है, ए एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ, ये एक्सट्रीम पॉइंट है आईक्यू के, वेयर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, जहां प्रोडक्शन पॉसिबल है। प्रोडक्शन तो इधर भी पॉसिबल है पर वो इकोनॉमिकली नहीं रहती। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस को रिज लाइन बोलते हैं। 9, if production and average cost has a negative relation, this called। ठीक हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ ये रहा है कि if production and ABC average cost has a negative relation। ठीक हो गया।
तो इट्स का रिजर्व कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी, फैक्टर लोड। तो ये एक्सेस कैपेसिटी होती है। कैसे एक्सेस होती है जी? ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट बता देता है, ये इसका ऑप्टिमम पॉइंट है। सपोज दैट मैं ये इधर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इधर ये एवरेज कॉस्ट है और ये मेरी क्वांटिटी है Q1। अब मैं अगर आउटपुट को बढ़ाता हूँ तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम हो रही है। यानी कि एवरेज आउटपुट बढ़ाने से एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। ये कौन सा रीजन होगा? ये मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया? ये क्या हो गई? एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं इसे। और अगर सपोज एवरेज कॉस्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो उसे हम रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक हो गया? तो 9 क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है इफ प्रोडक्शन एंड एवरेज कॉस्ट हैज ए नेगेटिव रिलेशन, इनका नेगेटिव रिलेशन है, तो ये क्या कहलाएगी? ये एक्सेस कैपेसिटी। बी ऑप्शन है। 10 क्वेश्चन, प्लॉट कर्व, प्लॉट्स कर्व इज कॉल्ड। प्लॉट कर्व क्या होते हैं? प्लॉट कर्व्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करने के लिए या लॉन्ग रन कॉस्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें शॉर्ट रन कॉस्ट की का सहारा लेना पड़ता है। ठीक हो गया? तो इस तरह के हमारे पास ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होते हैं, इनको हम मिलाते हैं तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्रॉ हो जाता है। इसी तरह टोटल कॉस्ट भी ड्रॉ होता है। तो जो ये हमारे पास जो शॉर्ट रन के जो कर्व हैं, इनको हम प्लॉट कर्व बोल रहे हो। तो प्लॉट कर्व इज कॉल्ड शॉर्ट रन कर्व। तो जो 10 एमसीक्यूज है उसका ए ऑप्शन करेक्ट। 11 एमसीक्यूज मॉडर्न कॉस्ट कर्व कीप सम स्पेस इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट इफेक्ट एवरेज कॉस्ट। यानी कि जो 11वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अगर आप एवरेज कॉस्ट, अगर आप आउटपुट को बढ़ा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं। ये ए ऑप्शन पर। नेक्स्ट है जी engineering cost curve depend on dash production function। जो engineering cost curve होता है ना, उसमें जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है उसमें इस तरह के स्टेप्स बने होते हैं। ये रिजर्व कैपेसिटी आ जाती है, ये फिर इस तरह ये जो इसके स्टेप्स बने होते हैं, इसके पीछे लॉजिक होती है जिसका प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे के इंटरलिंक होते हैं। इसके पीछे जो आइसो क्वांट्स होता है वो किंग्ड आइसो क्वांट होता है। किंग्ड आइसो क्वांट्स कैसा आइसो क्वांट होता है? ये एक आइसो क्वांट्स ऐसा आइसो क्वांट होता है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किंग्ड के ऊपर होती है। यानी कि अगर इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन फंक्शन ये है, नेक्स्ट ये है, इनके दरमियान कोई सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है। तो जो हमारा 13 एमसीक्यूज है, 12 एमसीक्यूज, उसमें पूछा है इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व डिपेंड ऑन डैश प्रोडक्शन फंक्शन। तो उसका जवाब ए है, ये किंग्ड आइसो क्वांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 13 किंग्ड आइसो क्वांट्स शो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अभी जिस तरह के मैं बता चुका हूँ, ये किंग आइसो क्वांट्स होता है। ये इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो सिर्फ किंग पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। यानी कि अगर प्रोडक्शन आपने करनी है इस आई क्यू
यानी कि कोई आउटपुट किसी स्पेसिफिक आउटपुट की इतनी कैपिटल हो या इतना लो। दूसरी टेक्निक ये लेबर है, ये कैपिटल। तीसरी ये, इनके दरमियान कोई सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर आप इस इधर प्रोड्यूस करना नहीं चाहते तो डायरेक्ट आपको इधर जाना पड़ेगा। ये तीन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन टेक्निक्स है। तो इस वजह से जो इसकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो 13 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट। 14 लॉ ऑफ रिटर्न इज कंसर्न। अब देखें जी, लॉ ऑफ जो रिटर्न होता है ये शॉर्ट रन होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जब वर्ड स्केल हो जाएगा तो बड़ा पैमाना आ जाएगा, तो ये लॉन्ग रन हो जाएगा प्रोडक्शन। अगर लॉ ऑफ रिटर्न है तो वो क्या होगा, शॉर्ट रन होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन है। जो 14 है, 14 एमसीक्यूज का सही जवाब क्या होगा, ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 15। 15 में क्या है, वो पूछता है स्लोप ऑफ ए आर एंड एम आर इन परफेक्ट कंपटीशन। ये देखें जी, ये मेरे पास क्या है, ए आर है और ये एम आर। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसकी स्लोप हमेशा किसके इक्वल होती है जी, उसकी स्लोप जीरो के इक्वल होती है। ठीक हो गया। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव होता हूँ तो वाई के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स के अंदर आ रहा है। एक्स के अंदर सपोज रेट 1 का आ रहा है, जवाब क्या आ गया, जीरो। तो जो स्लोप होती है ए आर और एम आर की वो क्या होती है, जीरो होती है परफेक्ट कंपटीशन में। इलास्टिसिटी इसकी इन्फिनिटी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 एमसीक्यू। स्लोप ऑफ ए आर देन एम आर, इसको कंप्लीट कर लें 16 एमसीक्यूज को। स्लोप ऑफ इन मोनोपोली या इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। ठीक हो गया। 16 को कंप्लीट कर लेंगे आप। ये देखें, ये ए आर है और ये एम आर। अगर ये फर्क करें 2 - 4 क्यू है तो ये होगा 2 - 2 क्यू। एम आर का स्लोप 2 टाइम ग्रेटर होता है किससे, ए आर से। ठीक हो गया। अगर एम आर 4 है तो ए आर क्या होगी, 2 होगी। अगर ये 8 है तो ये क्या होगी, यानी कि एम आर इससे क्या होता है, 2 गुना होता है। और ए आर क्या होता है, इसका हाफ होता है। ए आर क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि ये 4 है तो ये क्या है, 2 है। ए आर हाफ होगा और एम आर क्या होगा, 2 होगा, 2 टाइम ग्रेटर होगा। तो मैंने यही पूछा है स्लोप ऑफ ए आर, जो स्लोप ऑफ ए आर है कंपेरेटिवली एम आर के क्या होती है, वो हाफ होती है। तो इसका जो 16 क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बट इसको थोड़ा एमसीक्यूज क्योंकि टाइप करने में टाइपिंग एरर है, तो इसको आप इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इसको इन इन परफेक्ट कंपटीशन स्लोप ऑफ ए आर देन एम आर कर लेंगे। ठीक हो गया। इन द शॉर्ट रन द ओनली फिजिबल एरिया, देखें नहीं शॉर्ट रन में जब हम प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, इसको मैं कंप्लीट बनाता हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज आगे भी दोबारा आएगा। प्रोडक्शन और कॉस्ट ना आपस में इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। ये मेरे पास क्या है, टोटल प्रोडक्शन होती है। ठीक है। और यहाँ तक ये मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, यहाँ ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट।
और ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, ये एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिक्लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, जो टोटल कॉस्ट होती है ना, वो इसका है। देखें ये इधर से कनकेव है, तो ये कन्वेक्स होता है। ठीक हो गया। देखिए बिल्कुल, ये अगर ये अंदर है साइड, तो ये यहाँ से बाहर है, जब ये बाहर है तो यहाँ से अंदर। तो ये जो हम टोटल कॉस्ट बना रहे होते हैं ना, ये इधर तक बना रहे होते हैं। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इसके फेस कितने हैं? इसके फेस ना 3 होते हैं। ये इसका फर्स्ट फेस है, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड है। फर्स्ट फेस में क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, वो ग्रेटर होती है एवरेज प्रोडक्ट से। सेकंड फेज में एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा होती है, मार्जिनल लेस होती है। थर्ड फेज में क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाती है। ठीक हो गया। जो फिजिबल एरिया होता है ना, वो हमारा ये सेकंड एरिया फिजिबल होता है। ठीक है। और जो फर्स्ट है वो भी इनफिजिबल है, और थर्ड है वो भी इनफिजिबल है। फर्स्ट क्यों इनफिजिबल है? फर्स्ट इस वजह से इनफिजिबल है, जो फिक्स कैपिटल है ना, वो अंडर यूटिलाइज है, अभी वो फुल यूटिलाइज नहीं हुआ। और थर्ड क्या है? थर्ड में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिव जो आपका वेरिएबल है उसकी नेगेटिव है। अब नेगेटिव तो नहीं हम ले सकते, तो ये अंडर यूटिलाइज है फिक्स कैपिटल। इधर इधर हमारा जो वेरिएबल है वो ओवर यूटिलाइज हो गया। तो इधर ये जो सेकंड रेन है, ये हमारी ऑप्टिमम है या फिजिबल एरिया, तो हम इधर प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। और यूलर थ्योरम का भी एक एमसीक्यूज है। तो यूलर थ्योरम ये जस्टिफिकेशन देता है कि जो दो अगर आपने फैक्टर प्रोडक्शन लिए हैं, फर्ज करें लैंड एंड कैपिटल, अगर लैंड का फर्स्ट है, लैंड का क्या है? फर्स्ट है, तो कैपिटल का क्या होगा? थर्ड होगा। तो कैपिटल का थर्ड होने का क्या मतलब है? कैपिटल इधर नेगेटिव होगा। और अगर लेबर का थर्ड है, तो कैपिटल का क्या होगा? 1 होगा। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ लेबर नेगेटिव होगी और कैपिटल पॉजिटिव होगा। इधर लेबर पॉजिटिव होगी और कैपिटल क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड के अंदर 2 लेबर और 2 कैपिटल, यानी कि अगर इसका भी सेकंड है, इसका भी सेकंड है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यूलर थ्योरम ना ये जस्टिफिकेशन देता है सेकंड की। ठीक हो गया। तो यूलर थ्योरम को भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो। ये सिंपल शॉर्ट रन का तो ये भी बता दिया। अच्छा, इसमें अब ये जो है ये प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये मेरा क्या है? कॉस्ट फंक्शन है। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन के 3 रीजन, 3 फेस है ना, 1 2 3। कॉस्ट के हम क्या बना रहे होते हैं? कॉस्ट के सिर्फ और सिर्फ हम 2 बना रहे होते हैं। जो इसका ये नेगेटिव है ना, ये नहीं बना रहे होते हैं। अभी इसको मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट, ये सपोज मेरी क्या है? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लें, जो भी कर। ये फर्स्ट रीजन है, ये वाला, ये वाला। और ये क्या है? सेकंड। अगर थर्ड बनाए ना, तो टोटल कॉस्ट ऐसे हो जाती है, और जो एवरेज कॉस्ट है ना, ये भी पॉजिटिव हो जाती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि टोटल प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है, तो मार्जिनल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा जब फिजिबल एरिया यही है, तो हमारी बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक बना होता है। ये पॉजिटिव भी नहीं बना होता, और ये नेगेटिव। ये सर एक रिचर्ड टी ग्लास की बुक है, उसके अंदर बना हुआ है सिर्फ। ठीक है। तो अब आपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज, ये जितने भी अब एमसीक्यूज आएंगे, ये डायग्राम जहन में रखकर ना हम सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, 17 एमसीक्यूज है। इन द शॉर्ट रन द ओनली फिजिबल एरिया इज बी। 17 का जो सही जवाब है वो क्या हो गया? बी हो गया। यानी कि यहाँ प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। अच्छा, इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट बिकम नेगेटिव।
यानी कि ये अगर थर्ड स्टेज है जिसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमने कभी नेगेटिव पढ़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि तमाम बुक्स के अंदर सिर्फ दो फेस बने होते हैं, थर्ड फेस सिर्फ रिचर्ड ग्लास ने बनाया। ठीक हो गया। तो 18 जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो बी। इफ वन फर्म प्रोड्यूस मोर देन अदर फर्म विद सेम कैपिटल एंड सेम लेबर, दो फर्म्स हैं बट एक फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है दूसरी कम, हालांकि लेबर भी सेम है कैपिटल भी सेम है, तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इस चीज का है जो उनका एंटरप्रेन्योर है, जो उनका प्रोड्यूसर है वो एफिशिएंट है। तो जो 19 है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 वेयर यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है। तो ये जितने भी मैं आपसे सेक्रेटेरिएट ऑफ कॉमनवेल्थ लंदन में है, इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग नेशन आर मॉनिटर्ड बाय आईएमएफ। ठीक हो गया। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें जो मैं जनरल नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसको आप गूगल भी लाजमी किया करें। इससे एक आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और अलग से जनरल नॉलेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने होते हैं जी? 15 होते हैं। डी ऑप्शन है। 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्परेरी है। 26 पर आ जाते हैं। व्हेन एएलपी इज डिक्लाइन, एमपीएल को क्या होगा? ये देखो जी, एएलपी डिक्लाइन हो रही है, इसके बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। ठीक हो गया। जैसे इसने इसको कट किया तो ये क्या होना शुरू हो गई, ये डिक्लाइन। व्हेन एएलपी इज डिक्लाइन एमपी कुड बी, एमपी क्या होगी? डिक्लाइन हो रही है, देखें हो रही है ना डिक्लाइन। और ये एमपी जीरो भी हो गई, ये देखो जीरो हो गई। उसके बाद नेगेटिव भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई, तीनों पॉसिबिलिटीज हो गई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 26 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी, जिसमें लिखा गया है एनी ऑफ द अबव, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये 20 से लेकर 25 इस वजह से छुड़वाए हैं क्योंकि ये जीके हैं और वो मैंने बता भी दिया आपको। 27 पे आ जाए। 27 यूलर थ्योरम का पूछा हुआ है। टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड लेबर व्हेन एमपी लैंड इज नेगेटिव वी आर। ठीक हो गया। अगर एमपी, मैंने बताया ना कि अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नेगेटिव है, फर्ज करें अगर कैपिटल है नेगेटिव के अंदर, कैपिटल नेगेटिव में है, तो इस मींस इसकी क्या है, थर्ड स्टेज है। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर है, तो उसकी क्या होगी, फर्स्ट स्टेज होगी। ठीक हो गया। अगर लेबर की थर्ड है तो कैपिटल की फर्स्ट है, अगर लेबर की दो है तो कैपिटल की भी क्या होगी, दो ही होगी। ठीक हो गया। तो यूलर थ्योरम्स में ये सल्वाटोर की बुक है एक माइक्रो की, उसके अंदर शेयर किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 27 का, वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है। द एक्सपेंशन पाथ ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी इज एनालॉगस इन कंजप्शन थ्योरी। यानी कि जो हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन पाथ प्रोडक्शन के अंदर ना, अ, इसको अब जरूरत नहीं है, ये एक्सपेंशन पाथ हम पढ़ते हैं। ये आपके आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो क्वांट, ये आइसो कॉस्ट में इजाफा हो गया। ये सेम कैसे है? ये हमारी बजट लाइन होती थी आईसी, ये आईसी 2, ये सेम किसकी तरह है, आईसी। और प्रोडक्शन में इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो वो यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है 28 का, वो सी है। The elasticity of technical substitution is measured by slope of isoquants, नहीं जी, the change in the slope of isoquant, the ratio of, इसका जो 29 का जो सही जवाब है वो डी होगा। An entrepreneur running business take out 20,000 per year as salary from a total receipts of the fund.
इट्स सिंपली कॉस्ट ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर। वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर ना रनिंग अपना बिजनेस रन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर रनिंग बिजनेस टेक आउट्स एज ए सैलरी। अब एक वो बिजनेस, वो जो एंटरप्रेन्योर है वो एक बिजनेस अपना रन कर रहा है और उसने अपनी जो सैलरी रखी हुई है वो 20,000 रखी हुई है। ठीक है, अब यही एंटरप्रेन्योर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी, या इम्प्लिसिट कॉस्ट हम इसे कह लें। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो नॉन पॉकेट कॉस्ट होती है, यानी कि अकाउंटिंग नहीं हो रही होती उसको। अब ये अपना बिजनेस चला रहा है, ये अपना होटल चला रहा है सपोज, उसमें उसने अपनी तनख्वाह कितनी रखी हुई है, 20,000 रुपये रखी हुई है। अब इसने हो सकता है कि इसकी इतनी अहलियत ना हो जितनी इसने अपनी बिजनेस का अपना है ना, हो सकता है कि इसकी तनख्वाह 19 बनती हो सकता है कि इसने अपनी अहलियत के मुताबिक ही अपनी तनख्वाह रखी हो सकता है जितना ये काम कर रहा है 20,000 क्या है, कम है। तो जो इसने ये इम्प्लिसिट कॉस्ट अपनी तरफ से ये एज्यूम की हुई है, ये ओवर भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो इस डी ऑप्शन करेक्ट है। 31, when the law of diminishing return begins to operate, total, when the law of diminishing 31, 31 का है, 30 हो गया, हाँ जी 31। 31 में क्या है, वो कहता है when the law of diminishing return begins to operate, TVC कर्व begins, यानी कि जब आपका 31 का, मैंने बताया ना प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। अगर फर्ज करें टोटल वेरिएबल, अगर आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिमिनिशिंग है, तो जो कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका जो 31 का जो सही जवाब है वो डी है, राइज एट इंक्रीजिंग रेट। अगर जो लॉ ऑफ रिटर्न्स है वो डिमिनिशिंग है तो जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीजिंग। 32, एमसी किसका स्लोप होता है, 20 वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप ले ले तो वो भी एमसी होता है, अगर टोटल का भी ले ले तो वो भी एमसी होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी। 33, एमसी का रीच इट मिनिमम point before the ABC and AC. In addition, MC curve intersect AC curve and AC curve at their lowest point. The above statements are both. अब वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर, वो कहता है कि जो MC होता है ना, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो AC से भी पहले आता है और ABC से भी पहले आता है, यानी कि इसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है, इनका बाद में आता है, और इनको ये हमेशा इनके लॉस पॉइंट से गुजारता है। क्या ये बात हमेशा ठीक होती है, हाँ जी ये हमेशा ठीक होती है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है ऑलवेज। 34, एट द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज टेंजेंट टू द टीसी, तो उस वक्त एसी क्या होता है, मिनिमम होता है। ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, 34 के अंदर ये है टोटल कॉस्ट, और ये नीचे बनाई जाती है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इधर मार्जिनल कॉस्ट कम से कम होती है, इधर से सेंटर से एक रे गुजारी जाती है और इसके साथ टेंजेंट बनाई जाती है। ठीक है, जहां पर ये ओरिजिन से रे गुजारी जाती है और टोटल कॉस्ट के साथ टेंजेंट बनाई जाती है, ये सेम वही पॉइंट होता है जहां पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। तो 34 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 35,
35 the LAC curve is tangent to the lowest point of SC curves with LAC curve falling. अब जो LAC कर्व बनाया जाता है ना, वो इस तरह होता है। ये LAC कर्व होता है। ये बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से मिलाकर बनाया जाता है। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और ये भी शॉर्ट रन। जब इसका डिक्रीजिंग पार्ट होता है ना, तो शॉर्ट रन का भी डिक्रीजिंग होता है। मिनिमम इसका इधर होता है। अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग। यानी कि जो टेंजेंसी पॉइंट होते हैं उनकी स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए। जब स्लोप्स इक्वल तभी होगी ना, अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग है, ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, ये राइजिंग है तो ये भी राइजिंग है। ठीक हो गया। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि जो एसएसी है उनके मिनिमम पॉइंट्स को मिलाने से एलएसी बनता है, वो गलत होता है। एलएसी हमेशा, इसको हम कहते हैं एनवेलप कर, यानी कि इनकी टेजेंसी से बनता है, और टेजेंसी के लिए इक्विलिब्रियम के लिए लाजमी है जो स्लोप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की होगी वो ही लॉन्ग रन की होगी। अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपका एलएसी गिर रहा हो और ये जो टेंजेंसी बनी हो वो मिनिमम पॉइंट्स, ये मिनिमम पॉइंट्स ऊपर है और ये नीचे है, इनका गैप पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है। 35 का 35 का क्या है, बी है, यानी कि नेवर। एसएटीसी कर्व नेवर बी लेस देन एलटीसी, यानी कि जो हमारे पास शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो के जो कर्व होते हैं ना, ये होता क्या है, सिनेरियो ऐसे होता है इस तरह के। ये है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, ये दूसरी शॉर्ट रन, ये तीसरी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। इनकी टेजेंसी मिलाकर ना, अभी मेरे पास एग्जैक्ट वो नहीं है डायग्राम्स, इनकी टेजेंसी मिलाकर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को मिलाकर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की डायग्राम ड्राइव की जाती है। ये जितने भी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के जो कर्व होते हैं ये इससे ऊपर ही होते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, जिस तरह के जिस तरह के ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में ड्रॉ करता हूं, ये जो शॉर्ट रन ये इससे ऊपर ही होंगे, कोई इससे नीचे नहीं होगा। इसी तरह टोटल भी ऊपर ही होते हैं। शॉर्ट रन जो टोटल कॉस्ट है वो ऊपर होते हैं और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट उनके नीचे होता है। इसी तरह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऊपर होंगे और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के होंगे नीचे होंगे। तो इसका जो 36 है, इसका जो जवाब आएगा वो डी आएगा, ऑलवेज ट्रू। एटीसी कैन नेवर बी लेस देन एसएटीसी। एसएटीसी, ये मैंने दोनों ही एटीसी लिख दिया है। 37 इसको एसटीसी कर लेना, ठीक हो गया। जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है वो कभी भी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से कम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये 37 का भी जवाब क्या है, ए है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया इसके अंदर 37 में। इसको आपने एवरेज टोटल कॉस्ट एस ए टी सी कर लेना है और नेक्स्ट वाले को एल ए टी सी कर लेना है। ठीक हो गया। 30 एमसीक्यूज। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल जब प्रोग्रेस होती है, ये देखें जी, ये कॉर्डसेनियस की बुक में डायग्राम बनी हुई है। ये फर्ज करें 100 मीटर कपड़ा है, इसको तैयार करने के लिए 2 लेबर चाहिए और 2 क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गई। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या आएगी, लेटेस्ट मशीनरी आ गई और लेबर्स भी ट्रेंड हो गई, यानी कि वेल इक्विप्ड हो गई, एक्सपीरियंस्ड हो गई और एजुकेटेड हो गई। अब ये ही जो 100 मीटर कपड़ा है, ये एक कैपिटल और एक लेबर की मदद से तैयार हो सकता है। ठीक है।
अगर मैं इसको इधर बनाऊं अब 100 मीटर कपड़े को, तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 1 लेबर और 1 कैपिटल। जब आपका जब प्रोडक्शन टेक्निक्स इंप्रूव होती हैं, तो जो आइसो क्वांट्स है वो ओरिजिन की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो 38 है, इसका सी ऑप्शन को। 39, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अभी ये एसओ का पेपर आया हुआ था, उसके अंदर भी ये पूछा हुआ था, ये जो आपका कॉस्ट है ये किस चीज का फंक्शन है। तो ये इसका जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन। 40, टोटल कॉस्ट इज फंक्शन, क्यूबिक होता है, क्वाड्रिक होता है, लीनियर होता है। जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होता है वो क्वाड्रिक होता है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है, टोटल कॉस्ट की ओरिजिनल वैल्यू ये होती है क्यूबिक। अगर इसकी शेप बनाए तो ये इस तरह की शेप बनती है, लॉन्ग इसकी लॉन्ग रन की, शॉर्ट रन की ऐसे बनती है। ठीक हो गया। दूसरा, और अगर और जो हमारे एवरेज मार्जिनल कॉस्ट वगैरह होते हैं ये क्वाड्रिक होते हैं सर। और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। तो जो 40 है इसका सही जवाब है ए। जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन होता है वो क्यूबिक होता है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी हमेशा ग्रेटर देन होता है एपी से। जब हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग रेट के साथ हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं। ठीक हो गया। तो वो भी मैंने डायग्राम रेज किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला जो हमारा वो होगा, तो वो 41 का जो सही जवाब होगा वो सी होगा। 42, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी क्या होती है, जीरो होती है। ए ऑप्शन, ये भी मैं उसमें बता चुका हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज प्रेजेंटेड बाय रेयान व्हेन एवरेज प्रोडक्ट फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो फॉल। यानी कि अब इसको मैं बना ही देता हूँ दोबारा डायग्राम, क्योंकि अब ये ऊपर नीचे आ गए हैं सारे एमसीक्यूज, इनको बनाना जरूरी हो। देखें, ये है यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ, इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट। तो इधर हमारा जो एमपी है वो ग्रेटर है किससे, एपी से। तो ये किसका जवाब हो गया, ये जवाब हो गया 41 का, सी। उसके बाद 42, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, यहाँ टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो नीचे ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, यानी कि 42 का क्या जवाब हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। 43, 44, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो फॉल। देखें जी, एवरेज जो प्रोडक्ट है यहाँ से फॉल होनी शुरू हुई है, ये वाला सारा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रही है, फॉल ही हो रही है। तो इसका जो सही जवाब है 44 का वो होगा बी, फॉल्स। गैप बिटवीन टीसी एंड एसी, ये सबको ही पता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, ये वाला गैप सारा, ये सारे का सारा क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, शॉर्ट।
उसके बाद लेनिन अवार्ड किसको दिया गया जी? फैज अहमद फैज को, सबको ही पता है। टोबो टैक्सिंग जो अफसाना है, नॉवल है, ये सादत हसन मंटो का लिखा हुआ है। रबी और खरीफ क्रॉप, रबी यानी कि जो गंदुम है वो रबी क्रॉप में आती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश की गई? ये 1949 में पेश की गई थी। ठीक हो गया? तो इसमें जो मैंने ना ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ